चलिए, now recording is started and we are going to do prayer. प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल, फिर से गहरी श्वास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. आज मैंने ग्रुप में कुछ कंटेंट भेजा था, वो यौगिक ग्रंथों के अनुसार है। इससे पहले आपने जो पढ़ा है, कल जो पढ़ा था, वो हमारा एक जनरल वे में जो कंटेंट है वो है। आपने जो इनके बेनिफिट्स पढ़े थे, बताएंगे? कोई बोलेगा बेनिफिट्स? चारुल जी आप नहीं बोल सकते, पूजा जी आपने किया है ज्वाइन, बोलेंगे बेनिफिट्स? यस मैम। तो ये इन जालंधर बंद की एक एक करके बोल दो, पहले जालंधर के बोल दो, ठीक है। जालंधर बंद से हमारे 16 आधार है, वो एक्टिव होते हैं और कुंडलिनी जागरण होता है, सॉरी मूल बंद से होता है, कुंडलिनी जागरण मूल बंद से होता है और उडियान बंद में प्राण ऊपर की ओर प्रवाह करते हैं और ये सिंह रूपी हाथी के समान बताया गया है हर प्रदीपिका में। और सबसे ज्यादा महत्व उडियान बंद को दिया गया है। ठीक है, अब ये आप जो देख रहे हैं ना, जो आपको कल पढ़ाए थे लाभ, कल और परसों में, ये एक जनरल वे में वाईसीबी के अकॉर्डिंग है कि कोई अगर थेरेपी के लिए आता है आपके पास, क्लासेस आपकी ज्वाइन करता है, तो आप किसको लाभ देने के लिए उस पेशेंट को आप पूरा स्टडी करेंगे, एज वगैरह देखेंगे, फिर आप ये देखेंगे तो आप जज कर पाएंगे कि हाँ इसको मुझे जालंधर बंद करवाना चाहिए। अब जो आज भेजे हैं मैंने ग्रुप में, वो यौगिक ग्रंथों के अनुसार है, तो वो आपका जो आंसर है ना, वो ऑथेंटिक है। ये आपकी एक जनरल समझ की बात है। अब क्योंकि आप प्राण अपान की एकता बोलेंगे तो किसको समझ में आएगा? आज आपको मैं कुछ प्रैक्टिस करवाने बिठाऊं और कुछ ऐसी यौगिक ग्रंथों की टर्म्स बोलूं, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे अगर आपने जालंधर बंद लगाया है और मैं ऐसा बता रही हूँ कि ये थायराइड ग्रंथि को बैलेंस करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, बल वृद्धि होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, तो ये जो 3-4 जनरल वे में बोली जाने वाली लाइन्स है वो आपको अपील करेगी। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो वो जो पढ़ा है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आज जो भेजा है वो बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि वो यौगिक ग्रंथों के अनुसार उन्हें बताया गया है। तो एक शब्द आता है मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग, मातंग मतलब हाथी, मतंग शब्द हाथी के लिए आता है, केसरी शेर के लिए आता है। तो मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये बंद सिंह के समान है, शेर के समान है। तो ये आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। तो आज वाले कंटेंट में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, इसलिए उसको आप देख लेंगे। बाकी जनरल वे में वाईसीबी के अकॉर्डिंग या किसी को आप करवा रहे हो तो वो सही है। अप्राण और अपान क्या है? अपान वायु मैंने बताया नीचे रहती है, जहाँ एनस पार्ट है वहां अपान वायु रहती है। उसका काम है कुछ भी थ्रो करने का नीचे, जो भी लिक्विड फॉर्म में निकलता है या सेमी सॉलिड है, वो सब अपान का काम है। प्राण कहाँ रहता है? यहाँ हृदय में रहता है। तो प्राण और अपान को एक करना, तो वो काम मूलबंध के अभ्यास से होगा। अग्नि प्रबल होती है, अग्नि प्रबल होगी तो कुंडलिनी जागरण होगा उससे। अग्नि प्रबल होना मतलब जठराग्नि बढ़ेगी, शरीर में अग्नि आए तरह तरह की। तो मेन आप एक जठराग्नि भी मान के चलोगे, वो प्रबल होगी तो आपका भोजन सही पचेगा। भोजन सही पचेगा तो आपको सुबह स्टूल टाइम पे पास होगा, वो होगा तो मैम आपका जठराग्नि अग्नि को बोल रहे हैं क्या? हाँ, वैसे तो और भी अग्नियां हैं, अभी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है, वो पढ़ेंगे हम, सारी टाइप्स पढ़ेंगे।
तो यहाँ आप ये मान के चलो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व क्या है? हमारे यहाँ से लेके और नीचे तक एक नर्व है। वो एक्टिवेट कब होती है? जब हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है तो हमारी वो नर्व एक्टिवेट होती है। जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो वो काफी कुछ हेल्प करती है हमें यौगिक मार्ग में ऊपर ले जाने की तरफ। तो उड्डयन बंध में प्राण शक्ति ऊपर की ओर खींचती है। और अभी जो मैंने शब्द बोला था ना, मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है, तो उड्डयन बंध वो काम कर रहा है। जालंधर बंध से प्राण का प्रवाह कंट्रोल होता है। बुढ़ापा और क्षय, तो जरा मृत्यु शब्द तो याद कर लेना, वो तीनों बंधों में कनेक्ट होगा। जरा मतलब एंटी एजिंग, बुढ़ापा नहीं दिखता है। कोई आपके पास आए थेरेपी के लिए और बोले मेरी एज 50 ईयर्स है और मैं चाहूं कि मैं 40 की दिखूं, शिल्पा शेट्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए, मलाइका अरोड़ा का ले लीजिए। कैसे होता है? ये घंटों योगासन करती है, इनके पर्सनल ट्रेनर्स रहते हैं और ये घंटों वहां टाइम अपना स्पेंड करती हैं इन चीजों पे। इस वजह से वो एंटी एजिंग है। तो कोई भी बंध आप लगाएंगे तीनों में कनेक्ट होगा। जरा मरण का नाश, तो मरण ऐसा नहीं अजर अमर हो गए, लेकिन जो एक होता है कि समय से असमय मृत्यु आ जाना, बिफोर टाइम, समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होना या अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखना, वो सब चीजें ये कंट्रोल करते हैं। तो आपके पास कोई भी आएगा ना, तो पहले सिंपल कोई प्रॉब्लम लेके आया, उसने अगर लगातार आसन कर लिए तो कुछ समय बाद व्यक्ति में अपने आप से अंदर फीलिंग आने लगती है कि आसन तो बहुत कर लिए, अब कुछ कुछ डिफरेंट करें, अब हमें कुछ अलग चाहिए, कुछ एडवांस चाहिए, तब ये लेवल आता है। तो आप फिर ये बंद करवाएंगे। नाड़ियों और ऊर्जा केंद्रों में स्थिरता आती है। मन और प्राण दोनों संयमित होते हैं, बैलेंस होते हैं। अब घेरण संहिता के अनुसार देख लीजिए, मूल बंध के अभ्यास से वही वृद्धावस्था का नाश है, बंधन समाप्त होते हैं और संसार रूपी सागर से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। उड्डयन की सेम लाइन आई है, मृत्यु रूपी हाथी के सामने सिंह के समान है। जैसे हाथी साइज में छोटा है, बड़ा है और सिंह छोटा है, बट वो उसको हरा देता है, परास्त कर देता है, वो उसके सामने ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। तो वैसे ही उड्डयन बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है, केसरी के समान है। यह प्राण शक्ति को ऊपर उठाकर साधक को निर्भय बनाता है। जालंधर बंध, शरीर में हमारे 16 आधार हैं। पांव के अंगूठे से लेके आप एंकल जॉइंट देखिए, हमारी जो पिंडली है, काफ मसल्स, उसके ऊपर नीज है, फिर हमारा जो कंध वाला क्षेत्र है, नाभि है, ये होठ है, तालू है, जिह्वा है, ये है, ये सब हमारे 16 आधार है। आधार मतलब बेस, बॉडी को बेस जो देने का काम कर रहे हैं, इनको कंट्रोल कर लेता है जालंधर बंध। अब अगर जो आधार है जहां से ऊर्जा बह रही है उसको इसने कंट्रोल कर लिया तो अपने आप बंध भी लगेंगे। और 6 महीने तक अगर साधक ने अभ्यास कर लिया तो उसको सिद्धियां मिल जाती है। कई लोग ऐसे सिद्धि संपन्न होते हैं ना, उनके पास जाओ, वो टच करते हैं तो उस जगह का दर्द गायब हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आज भी हमें देखने को मिलती है। तो वो इससे संभव है। चलिए, फिर हमने ध्यान देखा था। ध्यान के बारे में अगर किसी को 2 मिनट में बोलना हो, आज आपने मुझसे पूछा था पर्सनल मैसेज करके कि आप क्या तैयार करना है, तो आप पूरा जो फर्स्ट यूनिट है आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं, उसके एक एक टॉपिक को रोज उठाइए। तो इस तरह से 15 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब तक आप 4 टॉपिक, लगभग 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। बचे हुए आप इस तरह से 2-2 मिनट में सारे कवर करेंगे। की नोट्स भी आपके अच्छे थे, देखे मैंने, बस इसी तरह से आपको स्टडी करनी है। बोलने का कॉन्फिडेंस भी बाकी सब भी करेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने मुझे पर्सनली बता रखा है कुछ हेल्थ इशू है, कुछ और रीज़न है, कोमल जी आपका अभी तक एक भी वीडियो नहीं आया है। कल संडे है, कल कोशिश करना। आपने औरों के देखे ना ग्रुप में, मैंने इसीलिए डाले कि आपको देख के लगे कि मुझे भी ऐसे करना है, ठीक है। यस मैम, यस। चलिए, घेरण संहिता के अनुसार ध्यान के कितने प्रकार हैं? कल 3। पढ़ा था 3। नाम? ज्योतिर् ध्यान, हम्म स्थूल ध्यान, हम्म
सूक्ष्म ध्यान, बोले तो तीनों सही, सीक्वेंस गड़बड़ कर दी। स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्ध्यान। नहीं, पहले स्थूल, स्थूल से तो शुरू स्थूल, होगा ही होगा सब, फिर ज्योति आता है इसमें, स्थूल, और फिर ओके सूक्ष्म ओके आता है। सॉरी। अब बताइए, सूक्ष्म ध्यान करने मैं बैठी तो मुझे कहाँ ध्यान करना है, किस पे करूं? चलो स्थूल से बताओ, स्थूल ध्यान कहाँ किया जाता है? हाँ चारुल मैम जी किसी बोलिए। मूर्ति या हाँ किसी तस्वीर पर। ठीक है, करेक्ट। बाहरी वस्तु पे स्थूल मतलब मैंने कोई स्वरूप, विग्रह, कोई तस्वीर रखी भगवान की, या मैंने गंगा नदी पे मैं गई बैठी, चंद्रमा दिख रहा है मुझे, मैं चांदनी रात में बैठी हूँ, सुबह सनराइज हो रहा है तो मैंने सूर्य पे कर लिया ध्यान, वो सब क्या है? ये बाहरी चीजें जो इन आंखों से दिखाई देती है वो स्थूल है, उन पे ध्यान हुआ तो वो स्थूल ध्यान है। इसके बाद ज्योति ध्यान, कोई और बोलेगा? चारुल जी आपने रेज किया था हैंड, बोलिए। बाकी दो बताइए किस किस पे होते हैं। एक जो हमारा जो नीचे डाउन जो क्या बोलते ज्योति, हैं, ज्योति ध्यान सेकंड नंबर। हाँ सेकंड ज्योति वाला तो ये हो जाएगा कि हम या तो यहाँ पे फोकस करेंगे आज्ञा चक्र पे, या हमारे हार्ट चक्रा पे करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिवाइन लाइट के प्लेसेस है। हार्ट पे डिवाइन सोल है और यहाँ पे गुरु चक्र है, तो वो लाइट का सोर्स हो जाएगा। और अगर जब हम लोग जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके लिए करना चाहते हैं तो हम फिर हमारे नाभि केंद्र पे कर सकते हैं। नहीं, नहीं, चक्रास तो इसी में ही कवर हो गए ना, जैसे ये स्थूल हुआ, ये तो मूर्ति, दीपक, गुरु, चंद्र। हाँ विनु जी बोलिए। हम सूक्ष्म ध्यान आत्मा और आत्मा पे करेंगे कि भाई हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये बिल्कुल इस पर ध्यान केंद्रित बिल्कुल। करेंगे कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए। वो एडवांस लेवल पे आ गए अब, ठीक है। तो ये भी, यहाँ भी अंदर देखने वाली चीजें, अभी हृदय, भ्रिकुटी मध्य, नासिका का अग्रभाग, नासिका। लेकिन जब सूक्ष्म आ गया ना तो बिल्कुल अब आत्मा पे चले गए हैं। अब कोई भी आलंबन नहीं है, आलंबन मतलब आधार। जैसे सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान का बहुत अच्छा चित्रण करते थे, ऐसा श्रृंगार है, ऐसा वस्त्र है, ऐसा रूप है। मीराबाई बड़ा अच्छा वो वर्णन करती थी। तो अभी तक वो किस में है? सगुण भक्ति में है। अब जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण में चले गए, उन्होंने कोई भी मूर्ति का, किसी रूप का आलंबन नहीं लिया। उनके लिए कहते थे मुस्लिम्स है। उनकी मृत्यु के बाद झगड़ा हो गया, हिंदू बोले कि हम उनका दाह संस्कार करेंगे, अग्नि संस्कार, मुस्लिम्स ने कहा नहीं, उनको तो दफनाया जाएगा। तो ये भी कंट्रोवर्सी। तो वो क्या थे? वो निर्गुण की उपासना करते थे। तो जब हम कुछ शुरू करते हैं तो पहले हमें बाहर कुछ चाहिए होता है आधार। मैं डायरेक्ट कह दूं बैठो और ओम पे ध्यान करो, आप लोग नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कहूं कि अगर आपको कान्हा जी अच्छे लगते हैं तो छोटी सी वो कान्हा जी की लाइए, आपको माता रानी अच्छी लगती है, माता रानी का विग्रह लाइए, हनुमान जी का लाइए। विनु जी एक बार म्यूट कर लीजिए। अगर किसी को शक्ति चाहिए तो हनुमान जी का विग्रह लाइए, उनकी आंखों में देखिए, आप में अपने आप शक्ति आएगी। आप शिव के उपासक हैं तो आप शिव जी का ध्यान करें, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, त्राटक करें, उनको एक दृष्टि से देखें बिना पलक झपकाए। अभी तक आप यहाँ हैं। अब आपको जब अंदर और उतरने की इच्छा होगी तो आपको फिर ये नहीं रहेगा कि पूजा तो की नहीं। कई लोग होते हैं ना, मतलब 7 बज गए, भागना है, भले कुछ भी हो जाए, घर में बच्चा बीमार है पर मुझे तो 7 बजे। तो मूर्ति पे इतना, मतलब वो एक आलंबन है। जब फिर हम गहरे उतरने लगते हैं तो हम अपने हृदय चक्र, ये चक्र, नासिका, इन पे ध्यान करने लगते हैं। और जो बिल्कुल सिद्ध पुरुष है वो उससे भी आगे जाएंगे, तो अब उनको ये आलंबन भी नहीं चाहिए। अब वो सीधा आत्मा पे करेंगे, आत्मा और परमात्मा एक मानते हैं, वो अद्वैत आ जाता है जहाँ पे। अब वो आ गया साक्षात्कार, ठीक है। बाकी ये सब हमने अभ्यास विधि, उसका लाभ क्या होगा, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आना, आत्मबल बढ़ना, एनर्जी हमारी बढ़ती है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम क्या देखेंगे? कोई प्रश्न है तो बताइए। ये सब आपने पढ़ाई तो की है, तो कोई डाउट आया हो तो अभी क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई संदेह नहीं है? टेस्ट में आएगा ये, कल इसी समय टेस्ट देते होंगे आप। हालांकि होगा छोटा सा ही, लास्ट वीक जितना ही बनाया मैंने, ज्यादा बड़ा नहीं है।
मैम थोड़ा सा एक बार ऊपर करेंगे, थोड़ा एक से थोड़ा सा और बस, थोड़ा सा और, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। नहीं, अब यहाँ से ध्यान अभ्यास की विधि अभ्यास की विधि, ओके। एक बार रीड कर लूं। और बताइए किसी को समस्या हो। मैम वो ये सब तो पूछेगा ना, इटाइमोलॉजी, डिफिनेशंस, ये सब इटाइमोलॉजी वो तो देखेंगे मैम रिकॉर्डेड क्लास, एक बार शॉर्ट में बताइए ना। ओके, अभी लास्ट में लेते हैं, एक बार इसको कंप्लीट करेंगे फिर लेते हैं उसको। अब है इंट्रोडक्शन टू योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब योग में रिलैक्सेशन कैसे किया जाता है, विश्राम कैसे किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, एकदम विश्राम में जाइए, चिंता मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। जो होना है वो तो होगा, हमारी चिंता करने से वो नहीं बदलेगा। चिंता कैसी लेनी है कि हाँ मुझे अब आपको 7 बजे क्लास ज्वाइन करनी होती है, तो आप अपना कोई भी काम जो पहले 7 बजे करते थे वो आगे पीछे कर लेते हो, तो ये तो अच्छा है, लेकिन वैसी चिंता नहीं लेनी है। तो ऐसी कोई योग में ऐसी क्या सच में टेक्निक्स है, कोई आपके पास बहुत स्ट्रेस में भरा हुआ आ जाए और बोले कि मैं 3 रातों से सो नहीं पाया और मुझे रिलैक्स करना है, कि आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है तो बिल्कुल आप रिलैक्स करवा सकते हो। तो ये यौगिक विश्राम कहलाता है। ये वो कला है जिसमें हम जागते हुए विश्राम करना सीखते हैं। बिल्कुल अवेकनिंग कंडीशन में भी आप रेस्ट कर रहे हो। तो यौगिक विश्राम तकनीकें शरीर, मन और प्राण को गहराई से शिथिल करने की वैज्ञानिक विधियां हैं। शिथिल करना मतलब ढीला छोड़ देना, एकदम ढीला छोड़ दिया। योग के अनुसार थकान केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि मन और नाड़ी तंत्र की भी होती है। मन भी थक जाता है और हमारी जो नाड़ियों का समूह है वो भी थक जाता है। इसलिए यौगिक विश्राम से केवल शरीर ही नहीं, पूरा व्यक्तित्व विश्राम पाता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, पूरे 7-8 घंटे की नींद ले ली, लेकिन सुबह उठ के भी आपके मुंह से निकलता है बड़ी थकान सी हो रही है, आलस आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है फिर सो जाएं। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम हार्डली 4-5 घंटे सो पाते हैं, उसके बाद भी हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं बिल्कुल रिलैक्स हैं, अब क्या करना है आगे बताइए, आगे के काम पे लगेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये नींद की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने घंटे सोए इट डजेंट मैटर, आपकी स्लीप कितनी क्वालिटी की है वो मैटर करता है। अगर आप रात को 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आपकी नींद आराम से खुलेगी और आप बिल्कुल रिलैक्स उठेंगे। अगर आपको रात को रील्स देखने की आदत है या कुछ इधर उधर की बातें सोचने की आदत है, 11 बजे आप सोए, आप 8 बजे भी उठिए, एक थकान लेके उठेंगे आप, क्योंकि हमारी जो सर्केडियन क्लॉक है वो क्लॉक फिक्स है 9 to 3 की। तो ये नींद की हैबिट्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी के साथ कोई समस्या है कि 9 बजे हम नहीं सो सकते, इवन मेरे घर होता है कि मेरे इन-लॉज लेट खाना खाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा लेट सही, लेकिन आपको फिर ये यौगिक तकनीकें काम में लेनी है विश्राम की, कि आप दिन में 15-20 मिनट का रेस्ट करेंगे। हाँ बोलिए। मैम जो सर्केडियन क्या बोलते हैं? सर्केडियन क्लॉक। जो सर्केडियन क्लॉक है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि 9 to 3 का रहता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई वर्किंग प्रोफेशन से उनका 5 to नाइट 2 o'clock या 3 o'clock तक है, तो फिर वो अपनी क्लॉक का टाइमिंग फिर एक अलग वे से करके भी तो उस पर्टिकुलरली अपनी योगिक लाइफ जी सकते हैं ना? या इट इज मैंडेटरी कि 9 to 3 उन फिर लाइफस्टाइल कैसे होगी बैलेंस? तो उनको फिर हेल्थ इश्यूज आएंगे, उस समय नहीं आ रहे हो, बाद में आएंगे। बट लेकिन फिर वो एक इंसान सर्वाइव कैसे करेगा? अगर जैसे किसी का नाइट वाला ही जॉब है, तो फिर वो अपना एक स्केड्यूल इस तरह नहीं बना सकता है कि वो इवनिंग में कुछ इस तरह की प्रोसेस करके बैलेंस आउट करें। तो या मतलब दिस इज माय क्वेश्चन कि फिर तो सिर्फ मॉर्निंग वाले के लिए सर्केडियन क्लॉक के, बाकी किसी के लिए है ही नहीं है ऐसा। अगर हम पहले की बात करें तो पहले ऐसी जॉब्स होती नहीं थी। ये 1991 में जब एलपीजी आया, यानी लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद से एमएनसीज में हमारे लोग जाने लगे, उसके बाद ये बूम आया आईटी का, तब से ये रात को जागने वाली टेक्निक्स चली।
फिर बच्चे जाने लगे हॉस्टल्स में। आप 91 से पहले याद कर लो, अगर जिनका बोर्न नहीं हुए, वो मतलब जन्म ही नहीं हुआ 90 के बाद का बर्थ है, उनको तो मैं नहीं कहूँगी, 2-3 कैंडिडेट छोटे छोटे जो हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो याद कर लो कि आप जब छोटे रहे होंगे, टीन एज में रहे होंगे, तो आपके घर क्या व्यवस्था थी। आपके पेरेंट्स, चाचा, नाना, दादा, किसी की भी जॉब ऐसी नहीं थी, वही 9 to 5 ऑफिसेस थे, और तब स्वास्थ्य था, सब हेल्दी थे। आज समस्याएं हैं, और आज समस्याएं कितनी विकराल है कि पिल्स पे डिपेंड करते हैं, सोने के लिए भी पिल्स लेनी होती है, सबको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मोस्टली पेट खराब रहता है। उस समय ऐसी कोई समस्याएं नहीं थी, तो हम खुद देख रहे हैं। अब ठीक है कि आपने स्टडी ऐसी की, आईटी में की, और आपकी जॉब ऐसी है, तो आपको फिर इन टेक्निक्स का सहारा लेना होगा, ये बनी इसीलिए है। तो शायद जब ये बनाई गई टेक्निक्स, या स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ने जब इन पे काम किया, तो वो देख ही रहे थे कि आने वाला समय कलयुग कैसा आएगा, तो ये भी धीरे धीरे रिफॉर्म होती जा रही है। ठीक है, आपके 2 ग्रंथ है हठयोग के, हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जो स्वामी स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका लिखी, वो 14th सेंचुरी में लिखी, तो उन्होंने कहा षटकर्म कौन करेगा? केवल कफ से पीड़ित व्यक्ति और स्थूलकाय व्यक्ति, स्थूल मतलब मोटे, फैटी, जिनको एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में, तो 2 ही लोग करेंगे। जिनको फैट नहीं है और जिनको कफ नहीं है ज्यादा, वो लोग सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे। स्वामी स्वात्माराम जी ने ये बात किस में कही है? हठयोग प्रदीपिका में। 17th सेंचुरी में घेरण संहिता लिखी गई। ऋषि घेरंड ने कहा षटकर्म सबके लिए अनिवार्य है, इट्स कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरीवन। जिनको साधना में आना है वो षटकर्म करेंगे। क्यों हुआ ऐसा? 14th सेंचुरी में आप मान सकते हैं पोल्यूशन होगा, 17 में बढ़ गया होगा, और अब तो पीक पे है, और आप आने वाला समय आप खुद इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। तो फिर ये चीजें नई नई बनती जाएगी। बाकी आप रामायण काल का कोई ग्रंथ पढ़िए, जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रात में, आधी रात में मांस पक रहा था, और रावण अपनी रानियों के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त था। तो जब सीता माता को ढूंढने लगे हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर के, तो उन्होंने ये सब दृश्य वहां देखे, रामायण में उल्लेख है। तो इसका मतलब राक्षस लोग क्या करते थे? आधी रात को भोजन करते थे, घूमते थे, बाजार उनके ओपन होते थे, तो जो भी रात को कोई काम करे समझ जाना राक्षसी प्रवृत्ति है। मजबूरी है वो एक अलग बात है, लेकिन जो इच्छा से जाग रहा है वो कभी भी रात को नहीं करेगा कुछ भी ऐसा काम। वो शाम को घर आएगा। देखिए पशु, पक्षी, पंछी सब शाम को अपने नीड में लौट आते हैं। गायें ऑटोमेटिकली अपने घर आ जाती है, पक्षी अपने घोंसलों में जाके बैठ जाते हैं। कभी किसी को देखा 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद घूमते हुए सनसेट के बाद? एक मनुष्य है, 11 बजे बच्चे घूम रहे हैं आजकल, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने का टाइम उनका वो है, तो उनका मेंटल लेवल हो ही नहीं सकता। जो अगर रात को देर तक जागता है उसका कोई मेंटल लेवल नहीं है। चलिए, तो जागते हुए विश्राम करने की कला कैसे आई ये देखते हैं कि यौगिक विश्राम क्या है। इसमें व्यक्ति सचेत रहते हुए, कॉन्शियस है, विश्राम भी कर रहा है, बॉडी स्टेबल भी है, ब्रीदिंग उसकी शांत है, मन तनाव मुक्त है। सामान्य नींद से अलग है, लेकिन ये नहीं सो गए इसलिए ऐसा है, कॉन्शियसनेस बराबर बनी हुई है। अब यौगिक विश्राम का उद्देश्य क्या है? क्यों किया जाता है यौगिक विश्राम? शारीरिक और मानसिक थकान दूर करना। किसी को शरीर की और मन की थकान हो गई है, वो दूर करनी है। तनाव, चिंता और घबराहट कम करनी है। नाड़ी तंत्र को शांत करना है। उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है, और ध्यान के लिए मन को तैयार करना है। अगर किसी को ध्यान करने की इच्छा है, शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है, तो हम क्या करवाएंगे? उसको शवासन करवा दो आप। तो हम जब भी कोई आसन करते हैं, थकान होती है तो हम शवासन लेते हैं, पेट के बल लेटते हैं तो हम मकरासन करते हैं, चाइल्ड पोज करते हैं। मानसिक शिथिलीकरण होता है,
ये सारी टेक्निक्स है। ब्रीद अवेयरनेस, सीधा बिठा दो, श्वास के प्रति ध्यान दो, ब्रीदिंग अवेयरनेस रखो, शवासन में लेट जाओ, योग निद्रा कर लो, मकरासन कर लो, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है योग निद्रा। अब ये क्या है? एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है, सचेत विश्राम की वैज्ञानिक योग पद्धति। वैज्ञानिक इसलिए कहा है, साइंटिफिक इसलिए कहा है कि इसको बहुत रिसर्च के बाद अप्रूव किया है स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ने। ये कहाँ के हैं? बिहार स्कूल ऑफ योगा, जिन्होंने सूर्य नमस्कार को पुनर्जीवित किया, ये वही है। तो इन्होंने इसको एक मॉडर्न, इसका वैदिक ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि तब ऐसी चीजें नहीं होती थी। क्योंकि जो राक्षस थे वो तो अपने काम करते थे रातों को भी जाग के, और उन्हें ये आभास भी नहीं था कि हम कुछ ठीक करें अपनी लाइफ। वो अपने आप में ही संतुष्ट थे, वो अपने आप को ही एक्सीलेंट मानते थे। और जो अच्छे पुरुष थे, अच्छी स्त्रियां थी, उन्हें इनकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये वर्तमान में जब आपाधापी बढ़ रही है, मटीरियलिज्म बढ़ रहा है, हैबिट्स बिगड़ रही है लोगों की, तब इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो आपके पास कोई आए, अब आप जब एलिजिबल हो जाए, एग्जाम क्लियर कर ले और सिखाने लगे, तो कोई भी जब ऐसी स्थिति में आए तो आप करवाइए उनको योग निद्रा। और एक ऑडियो आपको आज भेजा गया है, वो आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। ऑडियो चलाकर आपको लेट जाना है, उसकी एक प्रैक्टिस लेनी है, तो आपको समझ में आएगा कैसे किया जाता है। अब ये आधुनिक और सुव्यवस्थित पद्धति स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ने विकसित की। अब इसके स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करते हैं, शवासन में लिटा देंगे। सीधा आप अपनी पीठ के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को बॉडी से थोड़ी दूरी पे रखेंगे, हथेली आकाश की ओर खुली रहेगी, पाँव में थोड़ा गैप रहेगा, शरीर एकदम स्थिर रखना है। अब आप पहले से वातावरण बनाएंगे, ये नहीं आपके रूम में मच्छर है। कई बार मैं करवाती हूँ किसी को, बाद में एक्सपीरियंस पूछती हूँ, मोस्टली तो सब कहते हैं बहुत अच्छा रहा, रिलीज हो गए। 2-4 बार लोगों ने ऐसी अजीब सी बातें की, मच्छर बड़े काट रहे थे। तो भाई आप थोड़ी व्यवस्था पहले ठीक करके रखो। कि आप सर्दी का मौसम है तो आप ब्लैंकेट डाल लो बॉडी पे, गर्मी है तो आप पहले से अपना जो भी आपको फैन कूलर जो भी चलाना है वो चला के रखो। आसन जरूर रखना है नीचे कोई भी। शरीर इसमें स्थिर रहेगा, आंखें बंद, मन शांत, सोना नहीं है, केवल जो निर्देश मिल रहे हैं उनको सुनते रहना है। अब देखिए, संकल्प का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जीवन में जो भी करो, संकल्प नहीं लिया तो क्या है, आपने एक लेटर तो लिखा, उस पर एड्रेस लिखना भूल गए और उसको पोस्ट करके आ गया, वो कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो संकल्प हर काम में लेना है। आप लोग देखते भी होंगे, घर में कोई पूजा होती है, आप खुद कुछ करते हो, या हम जो मैरिड लोग हैं, कोई सुहाग का त्योहार भी होता है तो हम हाथ में जल लेते हैं, कुमकुम लगा के और कुछ मंत्र करके, संकल्प लेके उसको जल को छोड़ते हैं। तो मतलब अब हम बंध गए हैं, हमने उसको पूरी तरह से मन वचन कर्म से स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पे भी मन ही मन क्या दोहराना है, क्या संकल्प लेना है। संकल्प देखिए, जब श्वास अंदर भर के लिया जाता है ना, तो वो बहुत फलदायी होता है। तो इसमें भी जब 3 बार आप संकल्प लेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे और अपने आप से कहेंगे, आई एम काम एंड कॉन्फिडेंट। अब आपका कोई और संकल्प है वो आप ले सकते हैं। कोई शारीरिक व्याधि है, कोई ऐसी डिजीज है, आपको उसको कंट्रोल करना है सपोज, तो आप ये कि मेरी ये रोग है, ये उससे मुझे मुक्त होना है, ऐसा कोई संकल्प आप 3 बार लेंगे। तो संकल्प क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली एंटर होता है। हमारा माइंड के 3 स्तर है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो चेतन, अचेतन, अवचेतन। ठीक है, तो सीधा अवचेतन में वो प्रवेश कर जाता है। फिर हमें अपनी बॉडी अवेयरनेस पे ध्यान देना है। शरीर पूरा शिथिल कर दिया, संकल्प अब ले लिया। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने पाँव पे ले गए। पहले अपने टोज है, पाँव की फिंगर्स है, उनको ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स कर दिया। एंकल जॉइंट को, सारे जॉइंट्स को नीचे से ऊपर तक देखते देखते आएंगे। अपनी गर्दन, कंधे, सब कुछ शरीर को इतना ढीला छोड़ दिया कि आपकी गर्दन या तो इधर इधर कहीं भी चली जाए। आपको ये पता है बस मैं अभ्यास कर रही हूँ, लेकिन खिंचाव नहीं रखना है बॉडी में कहीं भी।
डॉक्टर जब इंजेक्ट करते हैं तो हमें बोलते हैं ना ढीला छोड़ दो, खींच के रखोगे तो इंजेक्शन नहीं लग पाएगा, वैसे ढीला छोड़ना है। शरीर गहराई से रिलैक्स हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। अब चौथे स्टेप पे आएंगे, ब्रीद अवेयरनेस, श्वासों के प्रति जागरूकता। बंद आंखों से श्वासों को देखना है। 1 मिनट मुझे चार्जर लगाना है, आप लोग इसको रीड कीजिए, 1 ही मिनट लगेगा मुझे। श्वास जागरूकता है, देखना है। इस पूरे अभ्यास में आपकी आंखें बंद रहेगी। लगभग 30 मिनट का अभ्यास है, आंखें नहीं खोलनी होती है। आंखें बंद करके श्वास को देखना है, पेट या नासिका में श्वास का अनुभव करना है। इससे मन स्थिर होता है, प्राण ऊर्जा संतुलित होती है। अब इसमें आएगा अनुभूति और भाव, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। अब आपको अलग अलग विपरीत भाव लेने हैं। आप एक बार अपने शरीर को भारी फील करेंगे, फिर भाव करेंगे हल्का हो गया, रुई जैसा हल्का हो गया। फिर एक बार महसूस करेंगे कोई आप गर्म प्रदेश में हो, फिर भाव करेंगे कि जैसे हिमालय पे आप लेटे हो, बैठे हो, बर्फ पड़ रही है वहां। बंद आंखों से सारी अनुभूतियां लेनी है, सुख दुख का भाव। फिर इसका लाभ क्या होगा, इसमें व्यक्ति इमोशनली बैलेंस हो जाता है। कभी होता है ना, कोई सुख में है तो बस वो सुख में इतना डूब जाता है कि वो ये भूल जाता है कि हो सकता है कुछ समय बाद ये सुख छिन जाए। और कोई दुख में है तो अपने आप को, ईश्वर को कोसने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये वक्त खत्म क्यों नहीं हो रहा, मेरी ही इतनी परीक्षा क्यों। तो यहाँ क्या होगा, इसको करने से दोनों भाव आपने किए। अब देखिए, ये सत्यानंद जी सरस्वती जी की टेक्निक तो है ही, उसके अलावा मैंने ओशो को बहुत डीप पढ़ा है, मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को पढ़ा है। जितने भी लोगों ने रिसर्च कर करके टेक्निक्स निकाली है ना, सब इसको लेते हैं। विपरीत भाव अनुभूति कहते हैं इसको, इवन महर्षि पतंजलि कह के गए, वो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम के, किस में किस भाव की करनी है। कि कोई अगर आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो फिर आप उसकी गलतियों को इग्नोर करो, तो वो विपरीत भाव की बात आ गई यहाँ पे। तो वैसे ही यही चीज ओशो ने कही, यही चीज आचार्य महाप्रज्ञ जी अपने प्रेक्षा ध्यान में बताते। प्रेक्षा ध्यान के भी ऐसे स्टेप्स हैं। तो भावनात्मक संतुलन आता है, उससे इमोशनल बैलेंस आता है, मन को गहराई में शांति मिलती है, मन शांत होता है। अब वापस से आप रिवर्स आ रहे हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करते हो 7 पोज करने के बाद 8वें से रिवर्स आते हो ना, अब इसमें भी आपको फिर से संकल्प दोहराना है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ तक आते आते तो सब साधक सो जाते हैं, मतलब अच्छी भली नींद आ जाती है। फिर मैं कई बार पूछती हूँ, भाई सो गए हो, फिर उठो। फिर अल्टीमेटली जब हो जाता है तब उठ के बोलते दीदी नींद आ गई थी पता ही नहीं उसके बाद आपने क्या कहा। और ऐसी ऐसी चीजें, 2-3 रात से कोई सोया नहीं है ना, उसको भी नींद आ जाएगी अगर ये अभ्यास अच्छी तरह कर लिया तो। और उठोगे तो इतने लाइट उठोगे, बॉडी लाइट, माइंड लाइट एकदम। तो संकल्प फिर से दोहराना है, मन ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है, मन एकदम सूक्ष्म हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि एक नॉक भी हुई तो हमारी नींद खुल जाती है, जरा सी कुछ आहट हुई तो भी खुल जाती है, फिर घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देगी हमें। उस शांति में हम हर चीज को सुन पाएंगे। तो संकल्प को शक्ति मिलती है। अब आपको अवेयरनेस में आना है। अब यहाँ तक हो जाता है कि जब योग निद्रा करवाई जाती है तो हम कहते हैं आपके रूम में कोई नहीं आना चाहिए। आप इतने गहरे उतर जाते हो कि अगर किसी ने आके कोई शोर मचा दिया तो एकदम से आप अंदर से कांप जाओगे, कुछ भी हो सकता है। आपकी चेतना जो ऊर्ध्वगामी हो रही है ना, वो फिर एकदम से कैसे भी हर्ट हो सकती है। तो ये ध्यान रखें, जब आप योग निद्रा का अभ्यास करें, घर पे बोल के करें कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरे रूम में कोई भी शोर ना करे, आके एकदम से कोई गेट ना बजाए। मोबाइल को आप बिल्कुल म्यूट पे रखेंगे, ये नहीं कोई जोर से रिंगटोन है आपकी। 30 मिनट के अभ्यास में 20 मिनट तक आते आते लास्ट 10 मिनट जब बचे ना, हम इतने डूब जाते हैं कि अगर मोबाइल की रिंग भी बजेगी ना तो वो हम एकदम से अलार्म हो जाएंगे। तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए।
इसलिए पूरी तैयारी के साथ आप अभ्यास करेंगे, घर पे बोल के फिर करेंगे। मैं किसी को फोन पे भी सेशन देती हूँ, मैं बिल्कुल बोल के रखती हूँ, आप घर पे कह के रखिए, कोई भी एंटर नहीं होगा। मैं 20 मिनट्स का ही करवाती हूँ क्योंकि 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 20 मिनट्स में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप करके देखना इसको। तो इससे आपको ताजगी का अनुभव होगा। हाँ, पहले फिर उस वातावरण में वापस आना है। देखो आपको कहाँ कहाँ का आभास करवाते हैं। इमेजिन करो आप किसी गार्डन में हो, इमेजिन करो आप रेगिस्तान में हो, इमेजिन करो आप हिमालय पे हो। अब आपको वापस से लेके आते हैं अपने ही रूम में। कहते हैं अब आप वापस से अपनी चेतना को अपने कक्ष में लेके आइए। क्या आप अपने घर पे हो, यहाँ आप ये अभ्यास कर रहे हो, और फिर धीरे धीरे आपको अपने वापस हाथ पांव को हिलाना है। उनको हमने जो शिथिल छोड़ दिया था ना, वो एकदम निश्चेष्ट हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। इतनी देर तक आप अगर उनको रिलैक्स रखोगे तो ऑटोमेटिकली नींद सी भी आएगी। तो आपको फिर उनको थोड़ा सा शेक करना है, मूव करना है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलनी है। तो आपको एक ताजगी का अनुभव होगा, मेंटल क्लैरिटी आएगी और डीप रिलैक्सेशन, पीस की फीलिंग आएगी। तो स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करता है। नींद अच्छी आती है, फोकस बढ़ता है और ध्यान के लिए मन की तैयारी होती है। ये योग निद्रा के लाभ हैं। इस शवासन और इसमें क्या डिफरेंस है? शवासन में केवल बॉडी को हम उस वक्त के लिए रिलैक्स करते हैं। शवासन आधे घंटे तक नहीं होता है, योग निद्रा पूरे आधे घंटे तक होती है। और ये हमें टोटली एक तो रिलैक्स कर देती है और दूसरा हमारी अतीन्द्रिय ऊर्जा पे काम करती है। मीन्स हमारे जो 5 दिखने वाले सेंसेस हैं, 10 सेंसेस हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। शवासन केवल उनको कुछ मिनटों के लिए रिलैक्स करेगा और ये पूरी चेतना पे काम करती है, हमारी इनर कॉन्शियसनेस तक पे भी काम करती है। ये चीज है इसमें। तो इसके 7 जो स्टेप्स है वो सब लिखेंगे, उसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपका 2 मिनट का प्रेजेंटेशन सबका रेडी हो जाना चाहिए। किसने बनाया है, क्या है, क्यों किया जाता है, क्या इसका फायदा है। तो ये जो बोल्ड में लेटर्स है वो जरूर लिखे। सचेत रहते हुए विश्राम किया जाता है, साइंटिफिक टेक्निक्स है। जागते हुए सचेत रहते हुए भी विश्राम है तो विश्राम। अब देखो इसमें शवासन केवल शरीर के लेवल तक काम करता है। आप कितनी देर शवासन में लिटा दोगे किसी को? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, उससे ज्यादा कोई नहीं रुकेगा, उठ के बैठ जाएंगे। वो क्या आगे का आसन करवाओ, ये क्या शवासन में सुला दिया हमें। तो ये जो है ना, ये शरीर, मन और प्राण को गहराई से शिथिल करने की एक टेक्निक है और वो भी साइंटिफिक है। देखिए बहुत रिसर्च होती है बहुत लोगों पे, उसके बाद जाके ये चीज डिक्लेयर होती है कि हाँ ये एक टेक्निक है। ऐसे ही कोई बैठे बैठे कुछ बना दे तो फिर आज तक दुनिया में बहुत सारी चीजें चलती। क्यों सत्यानंद जी सरस्वती का ही योग निद्रा इतना फेमस है? तो वो ये कारण है कि बिल्कुल उसके ऊपर रिसर्च किया उन्होंने, बहुत से लोगों पे प्रयोग किया है। तो जो शरीर की थकान है वो शवासन से दूर हो जाएगी, लेकिन मन और नाड़ी तंत्र की जो थकान है ना, उसके लिए ये टेक्निक्स चाहिए। इससे शरीर नहीं, पूरा व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व में क्या क्या इंक्लूड है? हमारा मन भी तो इंक्लूडेड है ना, हमारी पूरी पर्सनैलिटी काउंट हो रही है। तो उसको, उन सबको रिलैक्स करने की टेक्निक है ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो मैं मानूं यूनिट 1 हम सबकी बहुत अच्छी तरह से रेडी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल पार्ट की सोच रही थी। हाँ रेनू जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ जी मैम। मैम एक मेरी फ्रेंड है, वो नींद की गोली लेती है बहुत टाइम से, तो क्या उस पे योग निद्रा किया जा सकता है उसको? अब वो अनिद्रा का कारण क्या है उनका? कहीं ऐसा तो नहीं डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में आ गई? और जो भी है वो मतलब आफ्टर मैरिज उसको बहुत प्रॉब्लम रही, और जो देखो भी है मतलब अच्छा नहीं है उसके यहाँ, तो हमेशा ही लेती है। मैं बोलती भी हूँ कि दवाई खाना बंद करो धीरे धीरे, भ्रामरी वगैरह मैंने सिखाया उसे, तो बोलती थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं है। देखो एक बात ध्यान से सुनिए, 3 महीने अगर कोई स्ट्रेस में रहेगा
तो वो एंजाइटी की तरफ पहुंच जाएगा अगर इलाज नहीं हुआ। 3 महीने फिर उसको एंजाइटी रह गई तो फिर वो आगे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अब अगर जो डिप्रेशन में आने की तैयारी जिसकी हो गई है और 3 महीने तक फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद उसको सुसाइडल टेंडेंसी आने लगेगी कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा मर जाना ही ठीक है, किसको क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये टेंडेंसी किसी में आ गई और आपने उसको भ्रामरी, योग निद्रा, शवासन ये सब करवा दिए तो वो और पैसिव हो जाएगा, उसका जीवन से मोह ही खत्म हो जाएगा। ये चीजें जो एग्रेसिव लोग होते हैं ना उनको करवाई जाती है, कि जिनका मन बहुत चंचल है, इधर उधर कूद रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं आ रहे हैं, आप उनको करवाइए। जो पहले से शांत पड़ा है उसको तो आप जंप करवाइए, उसको आप खूब धूप दिखाइए। आपने ये गलत बता दिया। जो लंबे समय से पिल्स ले रहे हैं ना उनको तो ये और ज्यादा उधर धकेल देगी चीजें। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, कभी भी किसी के बारे में पूरी एज, उसकी हिस्ट्री, उसकी मेडिकेशन जाने बिना हमें खड़े खड़े सलाह नहीं देनी है। वकील और योग थेरेपिस्ट ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग घेर लेते हैं। आप शादी ब्याह में भी जाओगे ना, आपका खाना हराम है, वो आके आपसे सलाह मांगने लगेंगे तो आपको वहां उन्हें यही कह के रोकना है, पहले पूरी डिटेल्स दीजिए। उनकी मेडिकेशन, उनकी कोई इलाज चल रहा है, क्या चल रहा है, कितने साल की समस्या है, ऐसे ही किसी को भ्रामरी नहीं करवाना। अब कुछ गलत कभी हो गया ना, अच्छा होगा तो हमें थैंक यू कहने कोई नहीं आएगा, गलत हो गया तो आके हमारी कॉलर सब पकड़ लेंगे तो आप थोड़ा सा वापस से उनके केस को स्टडी करना प्रॉपरली, उनको ये अभी मत करवाना। मैम थेरेपिस्ट पूछ कोर्स रही थी करने के बाद तो ये सब हो सकता है, हम खुद में भी डेवलप, हम लोगों में भी। देखिए मैंने वही किया है ना, लेवल 6 किया है मैंने, मैम के अंडर ही किया है, सारी स्टडी मेरी उन्हीं के अंडर हुई है। 1 मेरा पहले हो गया था, वो मेरा 19 में ही हो गया था एट फर्स्ट ही। तो धीरे धीरे चलने वाली जर्नी है, ये आपके इंटरेस्ट पे है। अगर आप कवर कर सकते हो तो आप डायरेक्टली इसमें आगे के लेवल पे भी जा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है वाईसीबी में कि अगर आपने 4th नहीं किया तो आप 5th नहीं कर सकते। अभी आप लोग शायद डायरेक्ट सभी 2nd ही करोगे ना, तो कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन देखिए जितना आगे बढ़ोगे ना, नॉलेज उतनी डीप होगी। अब ये अभी तो आपने एक इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा है, आगे जाने पे तो आपको ये पूरे ग्रंथ ही पढ़ने होते हैं ना। अब घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका हम तो पूरी पढ़ के आए हैं, टोटल जितने श्लोक है इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, नॉलेज तो फिर रिच होगी ना। और वो इतना छोटा कोर्स भी नहीं, उसका सिलेबस टफ है, बड़ा है, और पूरी डिजीज कवर कर रहा है वो, टोटली पूरे रूट कॉज पे जाके आगे तक कवर कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल जो टास्क सामने है उसको अच्छी तरह से पूरा करिए, फिर आप आगे का सोच सकते हैं। बिल्कुल सोचिए, सोचना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। बट अभी जो सामने है ना, शॉर्ट टर्म गोल ये रखिए, इसको बहुत अच्छे से करें, इतना बढ़िया कि वाइवा में एग्जामिनर इम्प्रेस हो, उनको लगे हाँ कोई आया है वाइवा देने, ऐसे नहीं कि हाँ बस ठीक है निकालना है, ऐसा नहीं, उनको भी मजा आए, हमें भी आए। चलिए अब मैं कल का टेस्ट आपको मिल ही जाएगा, टास्क सबको मिला हुआ है। पूजा जी के शॉर्ट वाले नोट्स आज नहीं आए हैं, कल तक कोशिश करोगे पूजा जी, बन जाएंगे? पूरे मत यस बनाओ, मैम, रात में ही भेज दूंगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं कर पाई, कोई बात अभी नहीं, भेज दूंगी। पूरे मत बनाना, केवल कोई एक टॉपिक उठा लो, उसके इतने से कि सबको एक गाइडलाइन मिल जाए कि इस तरह से बनाने हैं, ठीक है? यस अभी हाँ, अभी सारे मत उठाओ, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 कर लेना। हेल्थ पहले, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अभी हम एक कोई भी जनरल टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है? आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और वो हमें मंडे से करने भी हैं। मंडे से प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट है आपकी, मॉर्निंग में प्रैक्टिकल ही ले रहे हैं अभी। थोड़ा थोड़ा सा अब सारी चीजों से हमारा परिचय हो जाना चाहिए ना अच्छी तरह से। मंत्र वगैरह सब कर रहे हैं ना, प्रार्थना किसी भी दिन अब ऐसा कह दें परसों क्लास लेते हुए कि आप करवाइए प्रार्थना, तो करवा दोगे ना? आज शांति पाठ की कह दूं किसी को भी एट रैंडम, करवा दोगे? चलिए ये है आपके प्रैक्टिकल पार्ट की चीजें, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस। इसमें सबसे पहले है ग्रीवा शक्ति विकासक। मैं थोड़ा सा आपको पहले नामों से परिचित करवाऊंगी, आपको ये नाम ही ऐसे लग रहे होंगे, संस्कृत नहीं पढ़ी है जिन्होंने भी, ग्रीवा गर्दन को कहते हैं,
ठीक है, एक बार मैं सारा दिखा देती हूँ आपको कंटेंट, क्योंकि धीरे धीरे हमें इसको सबको कवर करना ही है। भुजवल्ली शक्ति विकासक, ये जो पार्ट होता है ना, ये भुजवल्ली है। ठीक है, तो यहाँ की शक्ति बढ़ाने के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम किए जाएंगे वो हमें मंडे को प्रैक्टिकल करने हैं। फिर आप देखेंगे कटी, कमर के लिए आता है कटी। शक्ति विकासक मतलब शक्ति का विकास करना, शक्ति बढ़ाना। तो कमर की शक्ति कैसे बढ़े। जानू आता है घुटने के लिए, जानू शक्ति विकासक, घुटने की शक्ति कैसे बढ़े। अब आपके पास कोई आ जाए बोले घुटने में इतना दर्द है, हमसे तो कोई आसन नहीं होता, क्या करें, तो आप ये वाले सूक्ष्म व्यायाम करवा दो उन्हें। तो पहले आप खुद तो सीखें। जंघा आता है थाई के लिए, थाई की शक्ति कैसे बढ़ानी है। फिर है पाद मूल शक्ति विकासक। पाद मूल क्या होता है, पाद यानी पांव, मूल यानी जड़ नीचे, तो पाद मूल शक्ति विकासक। गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक, बड़ा लंबा नाम है, सिंपल सी बात है। गुल्फ आप जहां पायल पहनते हो, एंकल जहां पहनी जाती है, वो जो है वो गुल्फ कहलाता है। पाद यानी पांव, पृष्ठ ऊपर का हिस्सा, आपने जहां पायल पहनी उससे आगे का जो हिस्सा है ना वो पृष्ठ है। पृष्ठ ये जैसे हथेली का देखो, ये ऊपर वाला है ना, ये पृष्ठ है और ये तल है, इसको क्या कहेंगे, करतल। कर यानी हाथ, कर का तल क्या है, ये व्हाइट वाला जो हिस्सा है ना, हथेली कहते हैं जिसे, ये है करतल। वैसे ही पांव में पदतल क्या है, पदतल या पादतल, जो नीचे हमारा सोल रहता है ना, जो हमारा सोल है, समझ गए, क्लियर है सबको। अब इन शब्दों में तो कहीं कंफ्यूज्ड नहीं होगे, तो ये शब्द याद रह जाएंगे तो अपने आप मैनेज कर लोगे। गुल्फ पाद पृष्ठ पादतल शक्ति विकासक। अब आपको सिंपल सा ये करने को कह दे, ये सब खड़े रह के ही होंगे, आपको इसमें खड़े होना है, कमर पे हाथ रखना है, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, आगे की ओर थोड़ा उसको रखते हुए गोलाकार चक्र बनाएंगे। तो आपका वो जो गुल्फ है वो पूरा सर्कल हो रहा है, फिर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो टखने, पांव, तलवे, इनकी शक्ति बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पैरों की नसों और रक्त संचार को उत्तेजित करता है। अब आप सोचिए कि आपके पास कोई योग सीखने आ जाए और बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप 10 दिन का टारगेट लेके चलेंगे, उनकी बॉडी को पहले फ्लेक्सिबल करना है। कैसे करना है, सूक्ष्म व्यायाम से। तो ये जो छोटे छोटे, सूक्ष्म का मतलब ही छोटा, तो ये जो इतनी इतनी सी चीज़ें देखने में बहुत छोटी लगती है, बट ये क्या काम करती है, बॉडी को तैयार करती है आगे के आसन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, नस नाड़ियों के ब्लॉकेज खोलती है। ये छोटे छोटे इतने ब्लॉकेज रहते हैं, कई लेडीज़ का होता है सुबह सुबह आटा गूंथते हैं ना, बहुत दर्द होता है फिंगर्स में, मोड़ी नहीं जाती है, तो सिनोवियल जॉइंट्स में जाके वात जम जाता है उनके। तो ये बहुत आगे की थेरेपी की चीज़ें हैं ये तो, बट आपको ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई अगर कहे इतनी समस्या है तो आप कहें कुछ मत करो, कोई योगासन मत करो, ऐसे ऐसे तो रोज कर सकते हो, इतना इतने से शुरू करवाना है। तो फिलहाल तो पहले हम खुद करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी सावधानी वाली पॉइंट भी आएंगे, किसको नहीं करवाना है। तो जिसको टखने में कोई मोच आई हुई है, जक आ जाता है ना चलते चलते, कोई झटका लगा कहीं से, फ्रैक्चर किसी का पहले हुआ है, तो बिल्कुल नहीं करवाना है। फ्रैक्चर भी ऐसा कोई सिवियर के प्लेट लगी है, कोई रॉड लगी है, तब नहीं करवाना है। आप साफ मना कर दीजिए, कोई रिस्क नहीं उठानी है, किसी को भी मिसगाइड हमको नहीं करना है। जो जितना इजी कर पाए, गर्दन का करवाएं, वहीं पूछ ले चक्कर तो नहीं आ रहे। कई लोगों को इतनी हाइपर एसिडिटी होती है, वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है कि वो इधर देखते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, स्पिन होता है पूरा कमरा, इधर देखते हैं तो। अब आप उनको कहो कि गर्दन घुमाओ, ग्रीवा शक्ति विकासक है, उनको चक्कर आ रहे हैं, आप बोल रहे हो आंखें बंद करो और घुमाओ, फील करो ब्रीदिंग को। अरे क्या फील करेंगे, वो चक्कर खा के वहीं गिर जाएंगे। तो हमको भी लॉस है ना, कोई हमारी वजह से तकलीफ में आए तो हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, हम तो योग वाले हैं, सबका फायदा करने के लिए बैठे हैं, नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे। तो बहुत कॉन्शियस रहना है, किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रोक दो। ऐसा नहीं कि मैंने तो लेवल 2 कर लिया, बहुत चीज़ें सीखी है प्रैक्टिकल क्लास में, अब तुम आओ, तुम पे सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। तो भाई आप उसकी एज, उसकी कैपेसिटी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ देख के आप उसका एक
पैकेज बनाएंगे। आप ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए खिला दो, अब उसकी अग्नि इतनी मंद है कि वो पचा ही नहीं पाए। आपको किसी को ऐसा कोई डाइट चार्ट नहीं देना है। बहुत सोच समझ के चीज़ें की जाती है, धीरे धीरे की जाती है, डे 1 पे नहीं होती है। तो बहुत पेशेंस के साथ आप ये सब सीखेंगे भी, फिर आप किसी को सिखाएंगे तो उतने ही पेशेंस के साथ उनको ऑब्जर्व करेंगे और फिर ठीक करेंगे चीज़ें। बाकी अभी आयुर्वेद का पार्ट पढ़ना बाकी है, वो पढ़ के भी काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। आपको अपनी बॉडी समझ में आ जाएगी सबसे पहले तो, कि आपकी प्रकृति क्या है, तो खुद को समझ पाएंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे आज ग्रीवा शक्ति विकासक से। डे 1 पे हम ये सब करने वाले हैं, यानी मंडे को, ठीक है। मैं एक ऑफिशियली मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में। ग्रीवा शक्ति विकासक क्या करता है? गर्दन की मांसपेशियों को, मसल्स को लचीला, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो सर्वाइकल का रीजन है वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, मानसिक तनाव कम होता है, आसन और ध्यान में स्थिरता आती है। आजकल जितने भी आईटी में वर्क कर रहे हैं या कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सबको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरे समय हमें इस तरह से देखना होता है पीसी पे गर्दन। बीच में हम रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये आपको करवाना है। फिर आप इस तरह से कुछ पॉइंट्स प्रेस करवा सकते हो, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब इसमें आपके 3 या 4 स्टेप है, आई थिंक 4 स्टेप है। तो पहला स्टेप देखेंगे, आगे और पीछे की तरफ गति होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। अब आप इसमें ब्रीदिंग का भी ध्यान रखेंगे। वैसे अभ्यास बैठ के भी होता है, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं धीरेन्द्र जी ब्रह्मचारी के अनुसार। याद है नाम, फ्लाइंग स्वामी, ये उन्हीं की दिव्य कंसेप्ट है ना, तो ये वो उनके अनुसार पढ़ रहे हैं, उन्होंने खड़े रह के ही करवाए हैं। तो इसमें आपको सीधे खड़े होना है, स्पाइन सीधी, एक्सेल करते हुए अपनी चिन को चेस्ट पे लॉक करना है। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे जितना ले जा सके, जबरदस्ती बिल्कुल किसी को नहीं करवानी है। ये आप मान के चलिए मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 से ज़्यादा किसी को नहीं करवाने, तो आप 5 से 6 बार करवा दीजिए। इससे गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। अब आप करवाएंगे साइड बेंडिंग, ठीक है। तो इसमें आपको पहले सिर सीधा रखना है, इनहेल करना है, फिर आप जब लेफ्ट साइड में झुकाएंगे तो एक्सेल करेंगे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, फिर आप एक्सेल करते हुए ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखेंगे बस। तो क्या होगा, आप किसी को भी करवाएंगे, कहेंगे आंखें बंद करो, श्वास पे ध्यान केंद्रित करो और ऐसे करो, तो आधा रिलैक्सेशन तो वहीं आ जाता है। अगर कोई आंखें बंद करके ब्रीथ पे कंट्रोल कर ले, देखना शुरू कर दे, तो वहीं पे उसको कुछ ना कुछ मानसिक शांति तो मिलेगी, स्ट्रेस वहीं रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 से 10 बार इधर इधर करनी है। अब रोटेशन करना है। आप ये ध्यान रखें कि जो भी आसन, सूक्ष्म व्यायाम आप कुछ भी करवाएं, मोस्टली लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं। तो इसमें भी नेक रोटेशन में भी आपको पहले चिन को लॉक करवाना है, फिर आपको लेफ्ट साइड से चारों तरफ इस तरह घुमाते हुए पूरा सर्कल बनाते हुए लेके आना है। अब आपने अगर 5 बार क्लॉकवाइज किया है तो 5 बार आप फिर एंटी क्लॉकवाइज करवाएंगे। इसमें ब्रीदिंग क्या रहेगी, पीछे की तरफ से जब घुमाएंगे ना तो इनहेल, आगे आएंगे तो एक्सेल। एक्सेल कब करते हैं, जब हम श्वास खाली कर देते हैं ना, जब आगे की तरफ, जैसे आप सूर्य नमस्कार भी कर रहे हो, तो जब आप पीछे की तरफ जाते हो हस्त उत्तानासन में, तब आप इनहेल करते हो, और जब आप पाद हस्तासन करते हो तो आप एक्सेल करते हो। नेचुरली आप आगे झुकोगे तो श्वास को खाली ही करोगे ना। तो वैसे ही ये जो गर्दन वाला सूक्ष्म व्यायाम है, वहां पे भी यही है ग्रीवा शक्ति विकासक में। जब आगे से आपने इस तरह रोटेट किया है तो आपको एक्सेल करके करना है, पीछे से घुमाओगे तो इनहेल। तो आपको प्रारंभ में इतना धीरे धीरे करवाना है। कई लोग बहुत तेजी तेजी से करवाते हैं ना, वो गलत है, झटका आने का डर रहता है। ऑनलाइन सेशन में तो और रिस्क रहती है कि मैं कहीं बैठी हूँ, किसी को करवा रही हूँ और मैंने बहुत तेजी से झटके दे के करवा दिया, उसको वहाँ दर्द हो गया, मैं जाके वो ठीक कर नहीं सकती, अगला आदमी 3 से 4 दिन के लिए एंड है। तो ऐसी किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी है, तेजी से नहीं करवाना, बहुत धीरे धीरे आराम से करवाएंगे। तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, अकड़न जकड़न दूर होती है। अब ये संकुचन वाला
थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ये वाले तो नॉर्मल है, हम करते करवाते आए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ही ध्यान रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, गहरी श्वास लेंगे। फिर श्वास को जब आपने बाहर की तरफ छोड़ा, जस्ट अ मिनट, श्वास का मुझे देखने दो। यस, पहले एक बार एक्सेल कर दिया, पूरा खाली कर दिया। फिर आपने जब गहरी सांस अंदर ली तो लेते हुए यहाँ की जो मसल्स है ना, उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे यूं देखा आपने, यूं कॉन्ट्रैक्ट करना है अच्छी तरह से, जैसे सिर को लॉक कर दिया है। 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करना है आपको, इसमें ब्रीथ होल्ड करके रखनी है। फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए रिलैक्स कर देना है। ठीक है, तो इसमें भी वही ब्लड फ्लो प्रॉपर होना, अच्छे से श्वास की वो बढ़ना। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, झटके से नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे कंट्रोल्ड फॉर्म में करना है। किसी को सर्वाइकल है वहीं रोक दो, तेज दर्द रहता है, गर्दन में कोई झटका आया हुआ है, बिल्कुल नहीं करवाना है। अब देखेंगे भुजवल्ली शक्ति विकासक। इसमें ताड़ासन में खड़े होना है, यानी जब हम सीधे खड़े होते हैं ना, वो ताड़ासन है। देखिए, योग क्लास में उठने और बैठने का भी एक प्रोटोकॉल होता है, ये नहीं कैसे भी बैठ गए कैसे भी उठ गए। अब आप लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपरली, तो आपको ध्यान रखना है, उठने बैठने का प्रोटोकॉल आपको बताएंगे मंडे को, वैसे ही क्लास में खड़े होना है। आपके इन एटिकेट से एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इनकी कहीं कोचिंग हुई है या किसी अच्छी जगह से सीखा है या कोई अच्छे ग्रंथ पढ़े इन्होंने। और एक हम क्या, लेफ्ट करवट लेके उठना होता है, लेफ्ट करवट लेके लेटना होता है। एक आप झटके से सीधा उठ के, एग्जामिनर ने कहा चलिए भुजंगासन करके दिखाइए, भुजंगासन किया और सीधे खड़े हो गए, आपका वह इंप्रेशन खराब है। आपको प्रॉपर करवट लेनी है, वो भी लेफ्ट साइड में। फिर आप बैठेंगे, बैठने के बाद आप हाथों को आगे रखते हुए, एक पोजीशन है प्रॉपर उठने बैठने की, उस प्रोटोकॉल से अगर खड़े हो गए, वहीं आपका इंप्रेशन कि हाँ ठीक है, अच्छी नॉलेज है, आपकी मार्किंग भी उस अनुसार होगी। फिर तो इन चीज़ों का पूरा आप प्रैक्टिकल क्लास में माइन्यूटली देखिए। थ्योरी में तो हम बार बार ऐसा कह देते हैं, कुछ नहीं आया तो पूछ लीजिए, वापस समझा देंगे। प्रैक्टिकल में हम मान के चलते हैं, लाइक आपका तो सिम्मी जी मेरे पास वीडियो भी आए हैं, सूर्य नमस्कार एंड एडवांस पोजेज, वेरी नाइस। बस थोड़ा सा जो आज भी क्या था वो बहुत अच्छा किया आपने, एडवांस आसन है, बट उसको कैसे झटके से छोड़ा। अब आपके पास कोई सीखने आ जाए और उसको इतने ही झटके से छुड़वा दो और उसको कहीं जक आ गया, क्या करोगे आप। आसन लेने छोड़ने का बहुत ध्यान रखना होता है, ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे उसको होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे उसको छोड़ते भी उसी प्रोटोकॉल से, रिलीज भी उसी तरह धीरे धीरे करना है। हाथों को यूं उठा उठा के, ऐसा जल्दबाजी में कुछ नहीं है। तो वो छोटी छोटी माइनर चीजें अब आपको सीखनी है। तो मैं मान के चलूं कि सिम्मी जी को जैसा आज मैंने वीडियो डाला था उस टाइप की चीजें बेसिक सबको पता है। हाँ, जो एज होल्ड है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रही। हाँ, वीनू जी है, रेनू जी है, आप लोगों के लिए कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बट जो छोटे छोटे प्रोटोकॉल है वो आप भी सीखेंगे, उठने बैठने का तरीका, करवट लेके बैठना, वो सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। और आप दोनों सूक्ष्म व्यायाम पे स्पेशली ध्यान देंगे। बाकी जो यंग लोग हैं उनको एडवांस भी अच्छे करने हैं। आपकी एज देखते हुए वहाँ कहा जा सकता है आपसे, तो थोड़ा सा अच्छे से एटिकेट सीखना, क्लास में कॉन्शियसली चीज़ें सीखना। वो नहीं आए तो हम जो सुबह 40 मिनट्स का सेशन रहेगा ना, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। डिस्कशन के लिए आप दिन में अपना पूरा रिवाइज करेंगे कि आज सुबह क्या सीखा था, कौन सा पॉइंट हमारा कंफ्यूजिंग है, अभी कंफ्यूजन है, वो आप फिर शाम की क्लास में पूछ सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप इस तरह से छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट्स बना के भेज देंगे तो आपकी चेकिंग हो जाएगी, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जितना अच्छे से ग्रेस्प करेंगे, क्लास मिस ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन इफ यू गेट पीरियड्स, यू हैव टू ज्वाइन, आप मत कीजिए, बट आप देख के कुछ तो सीखेंगे। और कोई भी ये नहीं कहेगा वी कांट गेट अप एट 6, हम 6 बजे ज्वाइन नहीं कर सकते, बहुत जल्दी है, बहुत सर्दी है। अब योग के विद्यार्थी हैं, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हम लोग नहा के करते हैं डेली हमारा 6 बजे सेशन होता है और हम नहा के ही बैठते हैं। तो आपसे मैं ये तो कह ही नहीं रही आप नहा के आइए, फ्रेश होके आना है। ठीक है,
चलिए, अब ये हम भुजवल्ली शक्ति विकासक देख रहे थे। इसमें ताड़ासन में खड़े होना है, यानी स्ट्रेट खड़े होना है सीधे। हाथों को शरीर के बगल में ढीला छोड़ देना है। फिर आपको इनहेल करना है। इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे और ऐसे उठाते हुए, हाथों को उठाते हुए सिर के ऊपर से यहाँ कानों के पास इधर आपका ही रहेगा। अब आपके जो हैंड्स अप होंगे ना, हथेलियां क्या होती है, ये वाला हिस्सा, ये बाहर रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 10 चक्र हैं, लेकिन आपको वहां एग्जाम में इतना टाइम 10 बार दिखाने का तो मिलेगा ही नहीं। 3-4 बार दिखाते एग्जामिनर कह देंगे ठीक है। तो ये कहाँ काम करती है? अब नाम क्या है? भुजवल्ली। भुजवल्ली जगह मैंने बताई ये है। तो हाथों और कंधों की मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाती है। शरीर में रक्त और लसी का परिसंचरण, लिम्फेटिक सिस्टम है। अभी आप जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो पता लगेगा, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती है। लिम्फ नोड्स होती है बॉडी में जगह जगह, तो वो हमारा एक तरह से अंदर का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसको प्यूरिफाई करती है, एक्टिवेट करती है। थकान दूर होती है, तो हाथों में अच्छी ऊर्जा आती है और हाथों की शक्ति भी बढ़ती है और एक लाइटनेस फील होती है हमें। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे इसको कंटिन्यू करते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे, प्लस प्रैक्टिकल मंडे से हम कर ही लेंगे इसको। और कल टेस्ट के लिए आप रेडी रहेंगे सभी? फाइन। अपने शॉर्ट की नोट्स बना लेंगे, कल संडे है, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए पढ़ने के लिए। और कुछ ना आए तो पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको मैसेज में रिप्लाई कर देंगे। चलिए, अब प्रार्थना के लिए बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे, शांति पाठ करेंगे, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना हम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अध्ययन सत्र से हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया उसे अपने भीतर समाहित करते हुए अपने ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, मन को शांत करेंगे। मुख पे प्रसन्नता लाते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे। हरिओम हरिओम।